फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की हम पढ़ रहे थे और हमारा ये चैप्टर चल रहा है थर्ड। और हमने इसमें यहाँ तक काफी चीजें इसमें कंप्लीट कर लिया था और हम आज शुरू करेंगे सामाजिक श्रेणियां। ठीक है, देखिए, आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, पैट्रस शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, पिता। अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य जनता का सम्माननीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। फूहड़, निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थी। ठीक है, और ठीक है, आदि थे। और अंततः दास। ठीक है, पिछली बार हमने वीडियो में बात करी थी कि दास को किसी की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही कोशिश की जाती थी क्योंकि अधिक से अधिक दासों की जरूरत रहती थी। तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट ने की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतावली परिवारों के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन ने प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ और टैसिटस द्वारा उल्लिखित पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे जो कुलीन वर्ग था, जो उसे अभिजात वर्ग कहते थे। और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी तथा पूर्वी मूल के थे। और यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक क्या था, धनवान था, अधिक अमीर थे लोग। किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत, यानी ये भी संभ्रांत का मतलब भी वही होता है जो उच्च वर्ग और अमीर वर्ग जो होता है, कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिसमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के क्या थे, निवासी थे। टाइटस ने इस सम्माननीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट गृहों के आश्रित जो थे के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इस मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। तो जो सरकारी सेवा थी और क्या थे, वो राज्य पर निर्भर रहते थे। जो तो मध्यम वर्गीय परिवार था उनका वो भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था जिन्हें सामूहिक सामूहिक रूप से हुमिलियोरिस यानी निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग अस्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल की कटाई, निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। जैतून के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जैतून की खेती की जाती थी। और स्वनियोजित शिल्पकार जो एक ऐसा बताया जाता था कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, ठीक है, वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरी पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिपियोडोरस ने जो एक राजदूत भी था, लिखा है, रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका वो उपभोग वो क्या करते थे, सीधे कर लेते थे। अश्वारोही इक्वाटिस यानी नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरे सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसीलिए उन्हें इक्वाटाइस कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार यानी बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में लिप्त या संलग्न रहते थे। ठीक है, परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से मिलनी चांदी जो मिलनी थी वो बंद हो गई थी।
और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कांस्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पुराकाल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग की अपेक्षाकृत क्या थे, वो बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें वे अपना वेतन सोने के, वो वेतन जो था उनको अपनी तनख्वाह जो मिलती थी वो मिलती थी सोने के रूप में। और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे, तो जो उन्हें मिलता था उससे वो जमीन खरीदते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात थे, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया, बार बार हस्तक्षेप किया, कोशिश की। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है, सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, साथ ही इतिहासविदों और अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात एवं श्रेणी जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था, वहां असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, यानी जो विरोध करते थे उनका उत्तर हिंसात्मक यानी हिंसा पूर्ण कार्रवाई करती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करता था, वहां पे करती। तथापि चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों को भी अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी क्या था नहीं कर सकते थे, ठीक है, और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था, यानी नागरिक जो थे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रियता थी और उसका प्रयोग किया जाता। इसे चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए संभव हो पाया कि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करेंगे। ये भी देखते चलते हैं। रोम अभिजात वर्ग की आमदनी 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता था। एक घुड़दौड़ का मैदान, अनेक मंच मंदिर, फव्वारे, विभिन्न प्रकार के स्नानागार और बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिससे अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। ठीक है, जिसमें क्या था, अनाज और शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। ठीक है, परवर्ती पुराकाल। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य के अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों के दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास यानी उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर चौथी से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कांस्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था, यानी ईसाई धर्म जो था उसको कांस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म बना लिया था, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिसियन 284 से 305 के मध्य समय से प्रारंभ हुई। सम्राट डायोक्लिसियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक आर्थिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा क्या किया, बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, उनको पुनर्गठित किया।
असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। जो असैनिक कार्य थे उनको क्या किया, सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे वे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर कर सामने आ सके। कांस्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। ठीक है, उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया। किस नाम का सिक्का चलाया? सॉलिडस, जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। कितने ग्राम का था? 4.5 का, और शुद्ध सोने का सिक्का था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी यह चलता रहा, और इस सॉलिडस जिस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे, लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कांस्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण। ठीक है, इसने कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, इससे पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। क्या कहा जाता था पहले? इसे बाइजेंटाइन कहा जाता। यह नई राजधानी तीन ओर समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सैनिक की जरूरत थी, इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक अस्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आ गई। पुरातत्वीय जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह के पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां भी इसमें महत्वपूर्ण थी। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का क्या हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, और सम्राट कांस्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो मूर्ति का एक हिस्सा है सम्राट कांस्टेंटाइन का ये। ठीक है, इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, शहरी जो संपत्ति थी उसमें वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए क्या हुए, रूप विकसित होने लगे। भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। जब पैसा आया, मुद्रा आई, तो तेजी भी आई भोग विलास के साधनों में। भौतिक सुख सुविधाओं का लोग लाभ उठाने लगे। शासन करने वाले कुलीन, जिस जो वर्ग था, अमीर वर्ग था, कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए, और अधिक हो गए वो शक्तिशाली। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पैपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए जो पौधा था, लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप में इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ प्राप्त कमाती थी। उदाहरण के लिए छठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस, लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निस्संदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और छठी शताब्दियों में आज 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। ठीक है, एकास में इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास में है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी और उनमें आंतरिक एक रूपता है, यानी विविधता की उसमें क्या है, कमी है जब एकास में है। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच फैलाया गया और वहां का प्रमुख धर्म बना दिया गया ईसाई। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। जो यूनानी थे और रोमवासी थे, उनकी जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी वो बहुदेववादी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना। ये लोग अनेक पंथों उपासना पद्धतियों में विश्वास करते थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन इतालवी देवों को यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ, देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे।
रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म, ठीक है। लेकिन यहूदी धर्म भी एकात्म यानी विविधताहीन नहीं था। यहाँ पे जैसे हमने एकात्म का अर्थ का पढ़ा, तो ये भी एकात्म नहीं था और इसमें विविधता थी। अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः चौथी या पांचवी शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में उभरा, जैसे कि प्रचार प्रसार यहाँ पे हमने पढ़ा किया गया। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहां प्रचलित बहुदेववादी मत मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों को लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। चौथी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमा इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितने की आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली बिस्पों की कोशिशों के कारण हुआ जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी छठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, यानी बट गया, क्योंकि उत्तर में आने वाले जर्मन मूल समूहों गोथ, सैंडल, वैंडल, लोबार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जा सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के क्या किया था, इसको नष्ट कर दिया था। गौल में फ्रैंको का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोबार्डो का राज्य 568 से 774। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वैलैंडो के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों को से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया था और इससे देश तहस नहस हो गया था और लोबार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया था। 7वीं शताब्दी की बात है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ गई थी, ठीक है। इनके बीच क्या हुआ था, रोम और ईरान के बीच, ठीक है, लड़ाई छिड़ गई। शसानी शासकों जो तीसरी शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, कौन शासक थे वो, शसानी, जो क्या करते थे, तीसरी शताब्दी से ये ईरान पर शासन कर रहे थे, ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियन, अब रोम साम्राज्य को ज्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, बाइजेंटियम ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर एक बहुत जोरदार लेकिन अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सका। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, देखेंगे हम चित्र वगैरह और देखिए 79 में बना कोलोसियस, जहां तलवारी यानी तलवार चलाने निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते, तो वहां एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। ये है जो बना हुआ है यहाँ पे, काफी ऊंचा। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और शसानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जों में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को हुई पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं दूर दूर तक फैल गई थी। जैसा कि हम अगले विषय में
विषय जो हमारा होगा 4 में देखेंगे अरब प्रायद्वीप और वहां के रहने वाले अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण इस्लाम धर्म का क्या हुआ था, क्षेत्रीय विस्तार हुआ था। ठीक है, सहारा मरुस्थल, अरब सागर, काला सागर, पश्चिम एशिया है ये मानचित्र दूसरा है ये। काला सागर, कुस्तुनतुनिया, अर्मेनिया, कैस्पियन सागर, फारस, ईरान, अफगानिस्तान, समरकंद, बुखारा, ये सब चीजें हैं। अब सिंधु नदी, फिलिस्तीन, सीरिया, जुडेरा, मदीना, मक्का, लाल सागर, अरब सागर, ये सब है। ठीक है, नील नदी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे नील नदी इस तरीके से जा रही है, मिस्र की नील नदी। घटनाएं देख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, तो हम एक बार घटनाएं देख लेते हैं, फिर 4th चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शासक घटनाएं 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी 27 ईस्वी पूर्व ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट व अपने आप को अगस्टस कहने लगा था। अगस्टस प्रथम रोम सम्राट लगभग 2479। वरिष्ठ प्लिनी का जीवन, वसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु। विसुवियस ने रोमन नगर पोम्पोई को अपने लावे में दफन कर लिया था। फिर है 60-70 विशाल यहूदी विद्रोह, रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर कब्जा हो गया। लगभग 115 त्रजान की पूर्व में विजयों के बाद रोमन साम्राज्य का अधिकतम विस्तार। 212 में साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया? 212 में। 254 ईरान में नया वंश स्थापित हुआ जिसे उनके पूर्वज शशान के नाम पर शसानी कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? शसानी कहा गया। 224। 250 का दशक, फारस वासियों ने फरात, जो नदी की बात हम करते रहे इस पूरी वीडियो में, फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया। फरात नदी। 258 कार्थेज के साइप्रस वासी बिशप को मृत्युदंड दिया गया। 260 का दशक, गैलियस से फिर से सेना संगठित की। और 273 पामाएरा का कारवा नगर रोमवासियों द्वारा नष्ट किया गया। 297 डायक्लुसियन ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया। लगभग 310 कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का सॉलिडस चलाया। कब चलाया? 310, लगभग 310। ठीक है। 312 कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 324 कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया जिसे उसने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की थी। तो किसने की थी कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना? कॉन्स्टेंटाइन ने। 354 430 हिप्पो के बिशप ऑगस्टिन का जीवन काल। 378 गोथ लोगों ने एड्रियानोपोल में रोमन सेनाओं को करारी मात दी। 391 सिकंदरिया में सेरसियम यानी सेरप के मंदिर नष्ट किए गए। 410 विसिगोथों ने रोम को विध्वंस कर दिया। 428 वेंडल लोगों ने अफ्रीका के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। 434 से 53 अटिल्ला नामक हूण का साम्राज्य। 493 ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज स्थापित किया। 533 से 50 जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त करा देना। 541 से 70 ईस्वी ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप फैला। 568 ईस्वी लोबार्ड लोगों ने इटली पर आक्रमण किया। लगभग 570 पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और 614 से 19 फारस के शासक खुसरो द्वितीय ने पूर्वी रोम प्रदेशों पर आक्रमण करके उन पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। 622 ईस्वी में पैगंबर मुहम्मद और उनके साथी का मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। और 633 से 42 ईस्वी अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण, मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और 661 750 सीरिया में उमैया वंश। 698 अरबों ने कार्थेज को जीत लिया। और 711 में स्पेन पर अरबों का आक्रमण शुरू हो गया। ठीक है, और हम यहीं तक इस चैप्टर को ये समाप्त होता है और हम यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर 4th चैप्टर शुरू होगा। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिली होंगी इस वीडियो से। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।